नमस्कार साथियों। कल के वीडियो हमने देखा था वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन। दर्पण सूत्र UV में क्या संबंध है और हमारे रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसके लिए जो सूत्र है इनका निगमन करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में हमारे 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी अगर दर्पण सूत्र निगमन सवाल आएगा हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2027 में बैठना चाह रहे हैं, उसमें हमारा 6 नंबर का मार्क्स होता है। चलिए, तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे फार्मूला 1/f इक्वल जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/p। इस सूत्र का हम लोग क्या देखेंगे, निगमन। और हम रेखीय आवर्धन को भी देखेंगे। रेखीय आवर्धन हमारा जो है m इक्वल I/O इक्वल -V/U। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। इसका भी सत्यापन। तो हम लोग इसे देखने से पहले अगर आप कल की वीडियो नहीं देखें जिसमें हम लोगों ने देखा था वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, उसमें हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर या और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर के हमने देखा था F बराबर R/2। जो हमारा फाइनल आंसर मिला था F इक्वल R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हमारा संबंध निकला था। तो हम लोग कल के वीडियो में अगर नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, वहां से जाके आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। वहां आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध देखने को मिल सकता है। चलिए आज क्लास तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ में मुख्य हेडिंग डालते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो हमारा मुख्य हेडिंग है वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला इसकी बात करेंगे हम लोग। मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र। तो हम लोग इससे कवर करते हैं कि टॉपिक पहला जो हमारा है वो है अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण। तो मुख्य हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध का सत्यापन। ये देखेंगे E यानी वस्तु दूरी, V यानी प्रतिबिंब की दूरी और F फोकस दूरी, इन सब में संबंध देखेंगे। तो मुख्य हेडिंग के रूप में हम लोग इसे लिखेंगे दर्पण सूत्र का जो है पहला है UV तथा F में संबंध क्या है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण। तो हम लोग बनाते हैं एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसके उभरे हुए तल पे क्या होती है, कलई होती है, और हमारा जो दबा हुआ तल होता है उससे प्रकाश प्रवर्तन होता है। दबे हुए तल से प्रकाश प्रवर्तन होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये मान लो हमारा जो दर्पण है M1 और M2 है। तो जो ए वाला भाग है, ए वाला जो भाग दिख रहा है जहां से प्रवर्तक तल होगा, जहां से प्रकाश किरण प्रवर्तित होगी, उसका जो मध्य बिंदु होता है उससे हम लोग बोलते हैं दर्पण ध्रुव। ये हमने पढ़ाया है ऑलरेडी, अगर नहीं देखे डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये जिस खोखले गोले कांच का कटा हुआ भाग है उसी गोले केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो ये भी हमने ऑलरेडी बताया है। तो अब वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हमने बता रखा है। और हम लोग इसी बीच मान लेते हैं कि यहाँ पर मुख्य फोकस भी है, मान लेते हैं मुख्य फोकस है, लेकिन हम लोग यहाँ मानेंगे नहीं मुख्य फोकस, हम लोग मुख्य फोकस दिखाएंगे। मुख्य फोकस क्या होता है, एक प्रकाश के मुख्य अक्ष समांतर आ रही है, प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ हम लोग उसे प्रदर्शित करेंगे, सत्यापित करेंगे कि फोकस यहीं पर। हम अभी यहाँ मानेंगे नहीं फोकस है, हम लोग उससे डेरिवेट करेंगे। चलिए, तो आप लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, अगर इतना लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चित्र में, एग्जाम में जैसे लिखना होगा लिखेंगे चित्र में एक अवतल दर्पण है। चित्र में एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण M1 M2 है। पूरा हम पूरी बात लिखेंगे, M1 और M2 है, जिसका दर्पण ध्रुव P दर्पण ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। इतनी बात हम लोग लिख लेंगे। इतना हम लोग डिनोट कर देंगे कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है जिसका दर्पण ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। हमने मुख्य फोकस इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं दर्पण ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है, लेकिन मुख्य फोकस हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। जब प्रकाश किरण आपतित की जाएगी जिस बिंदु से होकर परिवर्तित होगी, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, जिस बिंदु से परिवर्तित होकर जाएगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। तो हमारा कोई दर्पण होता है तो उसमें जाके हमारा जो होगा वो दर्पण द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा दर्पण ध्रुव कहलाएगा, और जो उस खोखले गोले कांच केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। यही दो चीज पता होते हैं। मुख्य फोकस भी हमें पता नहीं होता है। अगर मुख्य फोकस किसी दर्पण में पता है तो उससे हम मानते हैं कि मुख्य फोकस यहाँ पर होगा, जबकि एक्चुअल मुख्य फोकस उसे कहते हैं प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर है, परिवर्तित होने के बाद जिस बिंदु से होके जाएगी उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि पहली प्रकाश किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर एक वस्तु क्या रखा है, ए भी रखा है। क्या रखा है, एक वस्तु क्या रखा है, ए भी रखा है। इसका नाम क्या है, ए और बी। वस्तु क्या है, ए बी। अब ए बी से हम लोग दो प्रकाश किरण क्या करेंगे, आपतित करेंगे। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे। अब ये आपतित हुई इस तरीके से, ये किसी और डायरेक्शन से आपतित हो सकती है, जरूरी नहीं मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित हो, लेकिन हम एक फिगर को अच्छा दिखाने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित करेंगे। अब सन है, अगर यहाँ पर सन होगा हमारा,
सूर्य का प्रकाश हो गया यहाँ पर। सूर्य प्रकाश ये तो बता के नहीं आएगा कि हम मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रहे हैं, ये तो बताएगा नहीं। तो ये किसी भी डायरेक्शन से प्रकाश किरण आ सकती है, किसी भी डायरेक्शन। लेकिन हम लोग मान लेते हैं ये सिर्फ प्रकाश के जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं, किसके मुख्य अक्ष समांतर, ताकि डायग्राम अच्छा लगे और हमारा सवाल भी जल्दी सॉल्व हो जाए। मुख्य अक्ष समांतर है। अब ये प्रकाश के मुख्य अक्ष समांतर है। अब परिवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। हमने यहाँ दर्पण में मानने है कि मुख्य फोकस यह दिया है, हमने ये मानने है मुख्य फोकस दिया है। तो हम लोग इससे देखते हैं कहाँ से होके जाएगी। तो हम जानते हैं प्रकाश प्रवर्तन नियम। क्या जानते हैं? प्रकाश प्रवर्तन नियम। परिवर्तन नियम, परिवर्तन नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये आने वाली किरण क्या है? आपतित किरण। अब इससे हमारा क्या होगा? परिवर्तित किरण भी इसी बिंदु पर होगा, इसी बिंदु पर क्या होगा? परिवर्तित किरण भी, और इसी बिंदु पर हमारा अभिलंब भी होगा। तो अभिलंब हम लोग कहाँ से खींचेंगे? इसी बिंदु, अभिलंब इसी बिंदु खींचेंगे जिस बिंदु पर हमारा आपतित किरण, जिस बिंदु पर हमारा आपतित किरण है उसी बिंदु पर हम लोग अभिलंब भी खींचेंगे। तो अभिलंब हम लोग जानते हैं, जैसा 6-7 में आपने पढ़ा होगा, कोई वृत्त है, वृत्त से बाहर जाने वाली रेखा जो होती है, वृत्त केंद्र से बाहर जाने वाली जो रेखा होती है वो परिधि क्या होती है? लंबवत होती है। यहाँ परिधि क्या होती है? लंब होती है। परिधि पर क्या होती है? लंब होती है। इसी प्रकार भी किसी काज खोखला गोला है, उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र हमारा सी है। अब सी से जो बाहर जाएगी रेखा, सी से बाहर जाने वाली रेखा क्या होगी? सी से दर्पण की ओर जाने वाली रेखा जो होगी वो क्या होगी? दर्पण पर लंबवत होगी। तो इसी हम क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ये रेखा जो जाएगी ये यहाँ पर क्या होगी? लंबवत होगी, यहाँ पर लंबवत होगी। अब ये हमने इसी बिंदु पर इसलिए लिया गया है क्योंकि हम जानते हैं परिवर्तन नियम, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये अभिलंब यहाँ भी, अगर ये रेखाएं यहाँ भी आएंगी तो यहाँ भी अभिलंबवत होगी, ये रेखाएं यहाँ भी आएंगे तो यहाँ भी अभिलंबवत होगी। लेकिन हम उसी पॉइंट पे अभिलंब खींचे हैं जिस पॉइंट हमारा आपतित किरण, क्योंकि प्रकाश प्रवर्तन नियम के अनुसार आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो अब हमारा जो है पहला नियम सत्यापित हो गया कि आपतित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर है। अब हमें परिवर्तित किरण भी इसी बिंदु पर होगा। अब परिवर्तित किरण इसी बिंदु पर होगा, गुजरे कैसे ये देखना है। तो ये देखने के लिए हम लोग दूसरा नियम आते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, I इक्वल R होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इससे हम I से प्रदर्शित करते हैं। जितना हमारा आपतन कोण है उतना ही हमारा क्या बनेगा? परिवर्तन कोण। उतना ही हमारा क्या बनेगा? परिवर्तन कोण। जितना आपतन है उतना ही हमारा क्या बनेगा? परिवर्तन कोण बनेगा। उतना ही हमारा परिवर्तन कोण बनेगा, उतना ही हमारा परिवर्तन कोण R बनेगा। क्या बनेगा? R बनेगा। अब उतनी ही एंगल हमारे क्या हो जाएगी? ए उतनी ही एंगल से हमारी प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। उतनी ही एंगल से हमारी प्रकाश किरण परिवर्तित हो जाएगी, उतनी ही एंगल से हमारी प्रकाश किरण परिवर्तित हो जाएगी। अब जिस बिंदु से होकर परिवर्तित हुई है, जिस बिंदु से होकर परिवर्तित हुई है उस बिंदु पर जहां मुख्य अक्ष पर कटी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर है कटान बिंदु, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। अब मुझे मुख्य फोकस ज्ञात हुआ। अब हमारा मुख्य फोकस यहाँ पर ज्ञात हुआ इस कंडीशन में। तो हम लोग ऐसे नहीं कि रट ले रहे हैं कि हमारा वक्रता केंद्र से दर्पण ध्रुवीय और मुख्य फोकस से दिया है। हमने यहाँ मुख्य फोकस दिखाया है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर हो तो परिवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इतना हो गया। अब पहली किरण ए हो गया, पहली किरण क्या हो गया? ए हो गया। दूसरी किरण हम लोग इसके वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। दूसरी लाइट रे कहाँ से गुजारते हैं? इसके वक्रता केंद्र से। दूसरी लाइट रे कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से। कहां से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से। अब हमें बताइए वक्रता केंद्र से गुजरी है, ठीक, वक्रता केंद्र से क्या हुई? आपतित हुई है। वक्रता केंद्र से क्या हुई? आपतित हुई है। और ये वक्रता केंद्र से आपतित हुई तो परिवर्तित कैसे होगी? परिवर्तित होगी परिवर्तन नियम से। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा।
तो हम लोग देखते हैं कि आपतित क्रिया शिफ्ट है तो हमारा अवलंब भी शिफ्ट होगा। आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर, तो हमारे ये आपतित क्रिया है। अवलंब भी देखो, वक्रता केंद्र से जो रेखा बाहर जाती है, वक्रता केंद्र से जो रेखा बाहर जाती है वही क्या कहलाती है, अवलंब कहलाती है। अब आपतित क्रिया और अवलंब के बीच बना कोण क्या है, आपतित क्रिया अवलंब के बीच बना कोण 0 है, तो आपतन कोण 0 होगा। अगर आपतन कोण 0 तो प्रवर्तन कोण भी 0 होगा, तो हमारा परिवर्तित क्रिया और अवलंब के बीच में कोण भी क्या होगा, 0 होगा। तो यानी जैसे गई है वैसे हमारी क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यदि प्रकाश के वक्रता केंद्र से जा रही है तो जैसे गई है वैसे हमारे क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी आपतन कोण 0 तो प्रवर्तन कोण भी 0, उसी एंगल पे वापस लौट जाएगी। जैसे आपतित हुई वैसे परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अविलंब पे ही आपतित किरण है, इसलिए आपतन कोण 0 तो आपतन कोण 0, प्रवर्तन कोण 0, प्रवर्तन कोण 0 तो हमारा लाइट रे उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इतना हो गया। अब हम जानते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब दो प्रकाश के जहां पर काटती हैं तो ये वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जहां काटती हैं वहीं पर हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। वहीं पर हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमारा ए बी है तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर ए डैश और बी डैश बनेगा। क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो हम इसमें लिखते हैं कि चलिए इतना का समझ में आके लिखते हैं यहाँ। अब सी है इसके इसके वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी से परे, परे मतलब वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर। ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोल सकते वक्रता के अनंत के बीच बोलेंगे तो बीचों बीच कहीं और होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ परे। परे मतलब वक्रता के थोड़ा सा आगे होगा या ज्यादा आगे नहीं होगा। अगर बीचों बीच लिखेंगे तो हम लोग अनंत लिखेंगे, अनंत का बीच भी अनंत होता है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र परे। वस्तु ए भी रखिए, वक्रता केंद्र पर एक वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु ए बी है, ए बी है। ए बी है जिससे जिससे दो प्रकाश किरण आपतित की जाती है, जिससे दो प्रकाश किरण आपतित की जाती है। क्या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही प्रकाश किरण आपतित की जाती है, सोचिए जरा। जबकि हम जानते हैं कि एक ही बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए लाखों प्रकाश किरण गुजरती हैं, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लाखों प्रकाश किरण गुजरती हैं तभी उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ हम दो ही प्रकाश किरण क्यों गुजार रहे हैं, जबकि यहाँ से लाखों प्रकाश गुजरना चाहिए। तो हम लोग यहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये डायग्राम में कैसे प्रदर्शित करें। जिस प्रकार आप घर प्रत्येक दिन चावल पकता है तो आप चावल में 2 या 3 चावल की चेक करते हैं, उससे आपको आग लग जाता है चावल पक गया। उसी प्रकार हम लोग भी जब प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लाखों किरण न गुजार के 2 या 3 किरण गुजार के चेक कर लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भाष्य बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, किस प्रकार बनेगा, हम लोग 2 या 3 किरण में ही जान लेते हैं। जिस प्रकार आप अपने घर का 2 या 3 चावल देखकर जान जाते हैं चावल पका हुआ है, उसी प्रकार हम लोग 2 ही किरण गुजारेंगे, जिससे 2 प्रकाश किरण आपतित की जाती है। यह परिवर्तित होने के बाद, यह परिवर्तित होने के बाद, यह दर्पण से परिवर्तित होने के बाद, यह दर्पण से परिवर्तित होने के पश्चात, परिवर्तित होने
के बाद परिवर्तित होने के बाद ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती है। कौन सी प्रतिबिंब बनाती हैं? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती हैं। प्रतिबिंब बनाती हैं, बनाती है। तो इसे और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे जिससे दो प्रकाश के गुजरती हैं, आपतित होती हैं। पहले प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जाती है, परिवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, या जिस बिंदु से होके जाती है उससे फोकस कहते हैं। दूसरे प्रकाश के वक्रता केंद्र से गुजर जाती है और उसी मार्ग पे पुनः लौट जाती है। तो बढ़ा चढ़ा के ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें सिर्फ इतना देखें कि हमारा कोई चीज है, इसका प्रतिबिंब बना कैसे, तो इसमें हम लोग इतने ही समझे हैं। इससे बढ़ा चढ़ा के ले सकते हैं। पहली प्रकाश के कौन है? मुख्य अक्ष समांतर, दूसरी वक्रता केंद्र से। तो इससे और ज्यादा आप अगर एग्जाम में टाइम बच रहा है तो आप इससे बढ़ा चढ़ा के किसी तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता। क्या बनता? वास्तविक उल्टा। तो आप कुछ भी बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखना काफी है। ठीक है, इतना लिखना काफी है। शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जिससे दो प्रकाश किरण आपतित की जाती है या दर्पण से प्रवर्तित होने के बाद ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती है। चलिए इतना कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिर्फ अपने टॉपिक पर, अभी तक हम बेसिक समझा रहे थे, अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे। इतना बताना जरूरी था, इतना बता दिए। तो जो ये नहीं पढ़ा है चैप्टर प्रकाश प्रवर्तन, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अगर ये वीडियो शुरुआत से देखेगा तो वो उससे समझ में आ जाएगा ये प्रतिबिंब बना कैसे। यदि आपको ऐसे हम बता देते कि एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है, दो प्रकाश आपतित की जाती हैं और इसका प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश बन जाता है। तो अगर इतना हम लोग कर देते तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए हमने प्रतिबिंब बनाना सिखाया। तो ये आपका बेसिक चीज था। अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब जितना हमारे काम की चीज होगा उतने ही हम लोग बात करेंगे। अब प्रतिबिंब बनाना हम बता ही दिए हैं। अब चलिए, तो आप चित्र में एक बनाना पड़ेगा आपको, अवतल दर्पण। क्या बनाना पड़ेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जब बनाएंगे तो अवतल दर्पण में हमारा क्या होता है? क्या होता है? दर्पण ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र होता है। क्यों होता है हमने समझा चुके हैं, अब यहाँ नहीं समझाएंगे। और इसमें मुख्य फोकस भी होता है। क्या होता है? मुख्य फोकस भी होता है। इससे जो रेखाएं गुजरती हैं वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है, वक्रता केंद्र और पी से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष। और यहीं पर हमारा क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। राइट। क्यों होता है आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके पहले से क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इतना होता है। अब इससे वक्रता केंद्र पर हमने क्या रखा था? एक वस्तु रखा था। क्या रखा था? एक वस्तु। वक्रता केंद्र पर क्या था हमारा? एक वस्तु था। एक वस्तु था। अब इसी वस्तु हमने दो प्रकाश, वस्तु का नाम था ए बी, वस्तु हमारी जो थी ए और बी थी। अब इसी वस्तु से हम लोग दो प्रकाश किरण आपतित किए थे। कितने? दो प्रकाश किरण। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होके जाती है। कहां से होके जाती है? मुख्य फोकस होके जाती है। क्यों जाती है? यहाँ देखिए क्यों जाती है, इसको देखिए क्यों गई है फोकस होके। क्या किसी और पॉइंट से नहीं होके जा सकती थी? फोकस होके क्यों गई? तो वहां से देख सकते हैं। अब दूसरी लाइट रे हमने वक्रता केंद्र से गुजरा। कहां से? जब प्रकाश के वक्रता केंद्र से आपतित की जाती है, तो जब प्रकाश के वक्रता केंद्र से आपतित की जाती है, जैसे आपतित हुई है वैसे प्रवर्तित भी हो जाती है। जैसे हमारा आपतित हुई है वैसे प्रवर्तित होगी। क्यों है? जैसे आपतित हुए वैसे प्रवर्तित क्यों हुई? तो एक फिर से आप इसे रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपतित हुई वैसे प्रवर्तित क्यों हुई, इसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है। अब हमारे ये दोनों बिंदु जहां कटे हैं, ये हमारा क्या था? ये हमारा वक्रता केंद्र सी है और ये हमारा एफ है और ये हमारा पी है। ठीक है, ये तीन बिंदु है। ये सी वाला बिंदु है, ये पी वाला, एफ वाला बिंदु है, ये पी वाला बिंदु है। तो अब ये दोनों जो
परिवर्तित प्रकाश किरण है, इनका जो कटान बिंदु होता है वास्तव में कट रही है, और यहीं पर जहां कट रही है पर हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ए है, उल्टा बना है तो ए डैश बी डैश, राइट, इतना हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लगाते हैं मैथमेटिक्स। क्या लगाएंगे, मैथमेटिक्स। अब यहां से हमारा क्या काम करेगा, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग त्रिभुज देखेंगे। क्या देखेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज की बात करेंगे तो एक त्रिभुज यहां दिख रहा है, एक त्रिभुज यहां दिख रहा है, एक त्रिभुज कल्पना हम लोग और कर लेते हैं कि हमारा जो आपतन बिंदु है, ये हमारा क्या है, ये आपतन बिंदु कुछ मान सकते हैं, बी मान, ए बी हो गया, सी हो गया, डी मान लेते हैं। आपतन बिंदु क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। आपतन बिंदु हमारा डी, आपतन बिंदु क्या हो गया, डी हो गया। चलिए, अब इस डी से हम लोग मुख्य अक्ष पे एक क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे, अभिलंब। अभिलंब डालते ही हमारा क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ कल्पना करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज देखें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज ए, जहां पर ए डी और इससे मान लेते हैं, उससे अगर डी माने हैं तो इससे मान लेते हैं ए, इससे मान लेते हैं जहां पर अभिलंब है हमारा, इससे मान लेते हैं ए, कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। तो अब देखें एफ ई डी और ए डैश बी डैश एफ, ए भी त्रिभुज है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि चलिए देखते हैं, देखिए इसमें ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और ए हमारा 90 अंश है, ए भी हमारा 90 अंश। देखो जब दो कोण बराबर हो जाती है, दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, समरूप है तो उनका आधार क्या होते हैं, आधार और लंब का अनुपात क्या होता है, बराबर होते हैं। अनुपातिक लॉ लग जाता है, टेन थीटा कॉस थीटा ये सब लग के तो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरे वाले में भी हमारे क्या आएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है और ये हमारा 90 अंश, यहाँ भी हमारे क्या हमारा 90 अंश। तो 90 अंश से भी 90 अंश से भी, तो यहाँ भी दो कोण बराबर हो गए, तो ये भी क्या हो गया, त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समरूप त्रिभुज। समझ में एक बार नोट कर लीजिए, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज की जो खासियत बात है, इनका जो होता है भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे। पहले लिखेंगे त्रिभुज। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला शीर्षाभिमुख कोण। क्या देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें हमारा जो शीर्षाभिमुख कोण है तो क्या है, जो शीर्ष पर कोण बनते हैं, हमारा कोण क्या है, बराबर है। कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ए सी बी इक्वल है किसके, ए
डैश सी बी डैश के। तो एक कोण बराबर हो गया। फिर दूसरा कोण क्या है? समकोण। दूसरा हमारा क्या है? समकोण। समकोण। समकोण कौन कौन से हैं? समकोण हमारा क्या है? समकोण हमारा बी ए सी इक्वल बी ए सी इक्वल किसके बराबर है? ए बराबर है हमारा बी ए बी डैश ए डैश सी के। बी डैश ए डैश सी के इसके बराबर है। अब हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। दो कोण बराबर है तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। दो कोण बराबर है तो तीसरा भी हमारे क्या हो जाते हैं? बराबर। जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर हो जाता है। जब दो कोण बराबर होते हैं, जब त्रिभुज में दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी कोण क्या हो जाता है? तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समरूप। तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं? तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं? तो दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। समरूप हो जाते हैं। अब समरूप हो गए तो इसमें क्या लगेगा? अनुपातिक नियम। क्या लग जाएगा? भुजाओं का अनुपातिक नियम लगेगा। जब समकोणिक हो गया तो इसमें क्या लगेगा? अनुपातिक नियम। तो हम लोग मैथ में जानते हैं टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा से हमारा क्या होगा? टेन थीटा से हल होगा, टेन थीटा और लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ टेन थीटा नहीं लगाएंगे तो हम लोग इतना मान लेते जब समरूप हो गए तो इसका जो रेशियो है, इसका अनुपात और इसके अनुपात के बराबर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ का लगाएंगे समकोणिक। समरूप हो तो हो जाते हैं, इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब भुजाओं का अनुपात क्यों बराबर होते हैं? तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगा टेन थीटा और लंब बटे आधार। तो टेन थीटा और लंब बटे आधार, इस त्रिभुज का लंब बटे आधार निकालेंगे और इस त्रिभुज का लंब बटे आधार निकाल के, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का लंब बटे आधार निकालेंगे तो हमारा लंब बटे आधार निकालेंगे। थीटा तो सेम है तो टेन थीटा भी सेम होगा और दोनों का लंब बटे आधार अलग अलग होगा। थीटा सेम होगा और टेन थीटा सेम हो जाएगा, लंब बटे आधार अलग होगा। तो जो टेन थीटा सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इसलिए भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ मैथ ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? हमारा जो ए बी और इसका ए डैश बी का अनुपात होगा, ए बी और ए डैश बी का अनुपात होगा, ये हमारा ए सी और
ए डैश सी के अनुपात के बराबर होगा, सीधी बात, राइट। इतना होगा, यानी जो इनके लंब का अनुपात है, लंब का अनुपात इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। हम जानते हैं टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब को एक तरफ लिखा, आधार के एक तरफ लिखा, टेन थीटा यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आप ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की चेष्टा रखते हैं तो आप यहाँ टेन थीटा अप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ आ गया। हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, इसलिए हम यहाँ टेन थीटा नहीं अप्लाई करेंगे। हम यहाँ बता दे रहे अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इनकी जो लंब वाली भुजा है उनका अनुपात और जो आधार वाली भुजा है इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले समीकरण आप लोग यहां से ले सकते हैं, पहले समीकरण यहां से, फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज इसी प्रकार हमारा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज EDF DEF तथा A डैश B डैश F में, इसी प्रकार त्रिभुज DEF तथा A डैश B D F में हमारा क्या क्या है, सीधा लिखते हैं। हमारा एक कोण इसके बराबर है, शीर्षक मुख कोण है, इससे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं सीधा कौन कोण किसके बराबर है। इसी प्रकार हमारा DEF में हमारा EFD कोण EFD बराबर है किसके, कोण EFD बराबर है AFB, A डैश FB डैश, राइट। और दूसरा कोण समकोण देखते हैं, तो हमारा कोण DEF बराबर है BAF के, B डैश A डैश F के। ये दो कोण बराबर हो गए तो अब दोनों कोण क्या हो जाएंगे, दो कोण बराबर हो गए, तीसरा भी कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप है तो इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इनका लंब के भुजाओं का अनुपात और आधार भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यदि त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जो इनके लंब भुजाओं का अनुपात है और जो आधार भुजाओं का अनुपात है एक बराबर हो जाएंगे। अगर तुम्हें जानना है क्यों बराबर होंगे तो आप टेन थीटा अप्लाई करें, लंब बटे आधार, वहां से लंब बटे आधार अप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा। चलिए तो हमारा भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात समकोणिक अनुपात हो जाएगा ना, ये समकोण हो गए, क्या हो गया, समकोणिक अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समकोणिक अनुपात बराबर होंगे क्यों होंगे, आप टेन थीटा अप्लाई करिए। तो हमारा जो अनुपात होगा क्या क्या हो सकता है, हमारा अनुपात क्या होगा, ये हमारा अनुपात DE अनुपात A डैश B डैश, राइट। और दूसरा इसका आधार देखा जाए तो हमारा बड़ा आधार क्या है, EF और A डैश F। अब हमारे समीकरण 2 हो गया, लेकिन हम यहाँ कुछ और जानते हैं कि जो हमारा AB है
और हमारा क्या डी है, ये क्या है, इनसे जो आपतित क्रिया मुख्य अक्ष समांतर है। अगर मुख्य अक्ष समांतर है तो हमारा यहाँ हम लोग जो बेसिक देखेंगे, यहाँ पर जो हम बेसिक देख रहे हैं वो हमारा ए बी किसके बराबर दिख रहा है, डी ई के बराबर, क्योंकि ये रेखा समांतर है। जब रेखा समांतर, इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, समान होगी। हमारा क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी ए के। तो हम लोग यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, क्या रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमारा डी ई है वो ए बी है, क्या है, ए बी है, डी ए बी और ए डैश बी डैश बराबर ई एफ और ए डैश एफ। तो हमारे इस समीकरण को हम 2 मान सकते हैं, इस समीकरण को हम क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं, राइट। इस समीकरण को हम क्या मान सकते हैं, 2, क्योंकि यहाँ ए बी हमारा डी ए के बराबर दिख रहा है। इतना नोट कर लीजिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 देखेंगे तो हमारा बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होगा, बाएं पक्ष बराबर है तो हमारा दाएं पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बाएं पक्ष बराबर है तो हमारा दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। बाएं पक्ष बराबर तो हमारा दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से सीधा लिख देंगे ए सी अपान ए डैश सी इक्वल ई एफ अपान ए डैश एफ, ई एफ अपान ए डैश एफ सीधा लिख सकते हैं। चलिए चिन्ह पर पार्टी बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ एक बार पुनः हम उसको ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए हम बना देते हैं खट से, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा क्या है, दर्पण है, ए पी होता है, ए सी होता है और ए मुख्य अक्ष होता है और ए एफ होता है और यहाँ एक वस्तु रखी होती है, इसका नाम हम लोग बोल देते हैं ए बी। एक वस्तु रखी होती है जिसे हम लोग बोल देते हैं ए बी बोल देते हैं। अब ए बी से हमारे क्या गुजरते हैं, 2 प्रकाश के गुजरती हैं, 2 प्रकाश के गुजरती है। पहली जाती है मुख्य अक्ष समांतर फोकस होकर चली जाती है, राइट। दूसरी जाती है वक्रता केंद्र से, जैसे गई वैसे लौट जाएगी, ऐसे गई है तो ऐसे लौट आएगी। अब जो यहाँ कटा हुआ है यही क्या बन गया हमारा, क्या बन गया है यहीं पर हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। और बात हम लोग कर रहे थे इसकी, बात हम लोग इसकी कर रहे हैं, बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, बात हम लोग यहाँ अभिलंब एक डाले थे तो इससे माने थे डी और इससे माने थे ई, राइट। जब इतना माने थे, अब यहाँ हम लोग देखते हैं। चलिए यही था। अब इसमें हमारा जो था, अब समीकरण 2 या 3 से, समीकरण 1 और 2 से, सॉरी समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, राइट। जब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होगा हमें, समीकरण 1 और 2 में हमारा ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर थे, हमारा सीधा एक किसके बराबर हो जाएंगे, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। हमारा जो होगा ए तो इसके बराबर। अब जो हमारा बच रहा है, जो इसका आधार होगा इसके आधार के इक्वल हो जाएगा, इसका आधार इसके आधार के इक्वल होगा। हमारा क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए डैश सी ए डैश सी
इक्वल, इसके आधार के इक्वल हो जाएगी। इसका आधार क्या है? इसका आधार हमारा है, इसका आधार हमारा ई एफ अपान ए डैश सी, और यहाँ नहीं, ए डैश सी एफ होगा, सॉरी, ए डैश एफ इतना होगा। अगर नहीं है तो देख लीजिए, जब ये दोनों बराबर है तो हमारे का ए सी ए डैश सी, उसके बाद हमारा क्या मिलेगा? ई एफ ए डैश एफ इतना मिल गया। इस रूप से हम लोग लिख सकते हैं। अब इससे हम थोड़ा और सुधार करते हैं। इससे सुधार करना होगा तो हमें हम लोग क्या क्या जानते हैं, इससे नोट करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोगों को इतना ही पता है ना, हम लोगों को कितना पता है? इतना पता है कि जो दूरियां हैं दर्पण ध्रुव मापी जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस दूरी को हम लोग बोलते हैं यू। बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस से। इतना हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं? जहां पर हमारा प्रतिबिंब बना है, ये दूरी को हम लोग क्या जानते हैं? बी। बाएं तरफ है तो माइनस लेंगे, माइनस भी हो जाएगा। और हम ये दूरी जानते हैं, ये दूरी यहां से यहां तक की जानते हैं, मुख्य फोकस दूरी। बाएं तरफ है, माइनस में जाएगा। इतना हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं? और हम लोग ये जानते हैं, सी कितना जानते हैं? ये दूरी जानते हैं, यहां से लेकर के दूरी यहां तक की, ये दूरी जानते हैं। इस दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रतर त्रिज्या आर माइनस होगा। इतने ही दूरी जानते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए। हमारा एपी इक्वल क्या है? एपी इक्वल क्या है? एपी इक्वल होगा माइनस ए, और ए डैश पी इक्वल क्या होगा? माइनस बी। बाएं तरफ है ना। और हमारे क्या होगा? पी एफ इक्वल क्या होगा? पी एफ इक्वल हमारा होगा माइनस सी एफ। और हमारा क्या है? सीपी इक्वल होगा माइनस आर, या आर बराबर क्या होता है? माइनस 2f। इतना ही जानते हैं। तो हमें क्या है? अब AC, यहाँ क्या है? AC क्या है? AC को हमको इस रूप में कन्वर्ट करना होगा, और ए डैश सी को भी इस रूप में कन्वर्ट करना होगा, और EF को इस रूप में कन्वर्ट होगा, और ए डैश एफ को भी इस रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या जोड़ते घटाते हैं? सब यहीं पर हम लोग प्रदेश करते हैं। अगर हम देखो EF है तो EF को पहले हम लोग क्या करते हैं? माना। हम लोग क्या करेंगे? माना जो हमारा बिंदु D है P के समीप है, जो बिंदु माना बिंदु D P के बिंदु D P के अत्यंत समीप है। अगर अत्यंत समीप है तो हमारा जो होगा बिंदु D P के अत्यंत समीप है, तो हमारा बिंदु E P पे होगा। कहाँ होगा? E बिंदु P E के समीप हो जाएगा। बिंदु P हमारा E के समीप हो जाएगा। बिंदु E
पी बिंदु ई पी के समीप हो जाएगा, यदि बिंदु डी पी के समीप होगा, हमारा जो ई है पी के समीप ए भी हो जाएगा। जब ए ई बिंदु पी के समीप हो जाएगा, हमारे क्या यही ई किस पे हो जाएगा, पी पे होगा। इतनी बात समझिए। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ए वाली रेखा इसके समीप हो गई, ए वाली बिंदु किसके समीप हो गई, रेखा जो मुख्य अक्ष है इसके समीप आ गई। ए का समीप हो गई, जो हमारा अविलंब है ई पी के समीप हो जाएगा, तो हमारा ए जो है, ए हमारा जो ई एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जाएगा तो ई एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। हमारा फाइनल क्या मिल रहा है, ई एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो जहां ई एफ है वहां हम लोग क्या रख सकते हैं, पी एफ रख सकते हैं। जहां ई एफ है पी एफ रख सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि हमारा ए सी बराबर कैसे निकले। ए सी क्या है, ए है, हमें पूरी दूरी ए पी पता है, ए पी में से हम लोग क्या घटा देंगे, हमें चाहिए क्या, ए सी। ए सी हमें चाहिए तो पूरे में से हम इतना घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, पूरी दूरी में से इतना घटा देंगे तो हमारा ए सी मिल जाएगा। ए सी इक्वल अगर हम निकालना चाहते तो ए सी इक्वल क्या मिलेगा हमें, ए सी इक्वल मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 60 पॉइंट देखे तो ए सी बराबर क्या होगा, ए पी, ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी कर देंगे तो हमारा ए मिल जाएगा। तो हम लोग ए पी भी जानते हैं और सी पी भी जानते हैं। अब इसी प्रकार हमें ए डैश सी निकालना हो तो ए डैश सी कैसे निकलेगा, ए डैश सी, ए डैश सी कहाँ पर है, ए डैश सी आपका यहाँ पर, ए डैश सी, ए डैश सी चाहे तो आपको सी पी में से हमें घटाना पड़ेगा ए डैश पी, सी पी में से क्या घटाना पड़ेगा, ए डैश पी, सी पी में से ए डैश पी। जब सी पी में से हम के लोग क्या घटा देंगे, सी पी में से हम लोग क्या घटाएंगे, ए डैश पी, सी पी में से क्या घटाएंगे, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी को घटा देंगे। जब ए डैश पी को सी पी में से ए डैश पी घटाएंगे तो हमें सी ए डैश सी मिल जाएगा। अब हमारा दूसरा कंडीशन ई एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर। अब ए डैश एफ, ए डैश एफ कैसे प्राप्त होगा, ए डैश एफ है तो हम क्या करेंगे, ए डैश पी में से, ए डैश पी में से पी एफ घटा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ए डैश एफ इक्वल क्या होगा, ए डैश एफ इक्वल क्या होगा, ए डैश एफ इक्वल होगा ए डैश पी में से, ए डैश पी में से हम लोग किसको घटा देंगे, पी एफ को, क्या घटा देंगे, पी एफ को, ठीक है, इतना घटा देंगे। तो हम लोग इतना बेसिक यहाँ समझ सकते हैं। इतना अगर आप लोग समझना हो तो इससे दिमाग में नोट कर लीजिए, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इतना घटाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू इसी की पता है ना, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है वही वही हम लोग क्या करेंगे, उसके रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग सुधार करते हैं, ये समीकरण 3, ये समीकरण क्या हो गया 3, समीकरण 3 को हम लोग क्या करते हैं, सुधार करते हैं। समीकरण 3 को परिवर्तित करने पर यहाँ लिखते हैं, समीकरण 3 को परिवर्तित करने पर, समीकरण 3 को परिवर्तित करने पर, राइट। जब समीकरण 3 को परिवर्तित करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, परिवर्तित करने पर हमारा सब चीजें चेंज हो जाएगा। एसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, एसी को हम लोग ले सकते हैं ए पी माइनस सी पी, राइट। और ए डैश सी क्या ले सकते हैं, सी पी माइनस ए डैश पी। और ई एफ क्या ले सकते हैं, पी एफ ले सकते हैं। कब हो, जब माना बिंदु डी पी के अत्यंत समीप हो तो ई
P के समीप हो जाएगा, E भी P के समीप हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं E भी P के समीप हो जाएगा, अत्यंत समीप हो जाएगा। तो हमारा तो EF बराबर PF हो जाएगा। अब EF किसके बराबर हो गया? PF के। और A डैश से F किसके बराबर होगा? A डैश P, A डैश P, A डैश P, A डैश P, A डैश P और माइनस PF। इतना हो गया, ठीक है। जब इतना हो गया तो अब इन सब की वैल्यू हमें पता है। अब इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इन सब की वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट करने पर, सभी की वैल्यू पुट करने पर, सभी की वैल्यू पुट करने पर, सभी की वैल्यू पुट करने पर, पुट करेंगे क्या? AP बराबर क्या है? माइनस U है। और माइनस CP बराबर क्या है? माइनस 2F है, माइनस 2F है। अपान CP बराबर क्या है? माइनस 2F है। और माइनस A डैश P बराबर क्या है? A डैश P, A डैश P बराबर माइनस B है, राइट। और PF बराबर क्या है? माइनस F है। और A डैश P बराबर क्या है? A डैश P बराबर माइनस B है। और माइनस PF बराबर क्या है? PF इक्वल क्या है? PF इक्वल क्या है हमारा? PF इक्वल क्या है? माइनस F है। PF इक्वल क्या है? माइनस F है। PF इक्वल क्या है? माइनस F। बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए अगर इससे देखा जाए तो हमारे फाइनल क्या बनेगा? माइनस U प्लस 2F, यही बनेगा। और माइनस 2F प्लस B, और क्या बनेगा? माइनस F माइनस B प्लस F, यही बनेगा। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे, फटाफट मल्टीपल करेंगे। इसका मल्टीपल इसमें होगा, इसका मल्टीपल इसमें होगा, तो फटाफट करते हैं बिना देरी के। चलिए इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस UB हो जाएगा, प्लस UB, राइट। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस EF, तो हो जाएगा। अब इसके इसमें कर दिए, अब इसकी बार इसमें करेंगे तो माइनस 2FB। अब इसके इसमें करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ये होगा। अब इसके इस तरफ होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2F स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 2F स्क्वायर। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस FB, क्या हो जाएगा? माइनस FB। अब इसको क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? जो पक्षांतर करते हैं हमारा क्या हो जाएगा? FB क्या है? यहाँ भी FB है, तो FB इस तरफ भेज देते हैं। हमारा क्या करते हैं तो हम लोग ऐसे UB माइनस UF, और इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको उस तरफ भेजेंगे और इसको इस तरफ, 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस होगा। और यहाँ माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस 2FB और माइनस FB। तो हमारा कट पिट के देखो, प्लस माइनस से कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल बच रहा है क्या बच रहा है? A तो कैंसिल हो जाएगा, A इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल होगा, तो हमारा क्या होगा? UB माइनस UF इक्वल 2 में से 1 गए, 1 FB, ये हमारा बच्चा। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, इतना हो गया घटाने पर। अब लिखते हैं UBF से भाग करने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में UBF से भाग, UBF से भाग देने पर, UBF से भाग देने पर, राइट। एक बार फिर से कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेशन को एक बार पुनः देखते हैं। पुनः देखने के बाद हमें क्या मिलेगा? अगर इसमें गया तो प्लस हो जाएगा,
इसमें अगर किए हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन की बात समझ लीजिए, उसके बाद जाके हम लोग आ गए यूबीएफ से भाग करेंगे, यूबीएफ से भाग करेंगे। हमारा क्या फाइनल आंसर बनेगा, इसमें अगर यूबीएफ से भाग करेंगे तो हमारा ये बनेगा यूबीएफ माइनस यूबीएफ इक्वल एफ बी अपान यू बी एफ हो गया। अब देखिए यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा यू बी कैंसिल हो जाए, क्या यू बी कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा यू बी कैंसिल, बचा क्या यहाँ 1 अपान एफ, और यहाँ माइनस यू एफ कैंसिल, बचे क्या 1 अपान बी, और यहाँ एफ बी कैंसिल तो बचे क्या 1 अपान यू, हमारा ए बचा। ए अगर इसको आगे लिखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी, और हमें यही फाइंड भी करना था, यही हमें जानना भी था। फाइनल आंसर हमारा क्या मिल गया, जब इसे हल करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, जब इसे हल कर लेंगे तो हमारा फाइनल में क्या मिलेगा 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी, ये हमारा दर्पण का सूत्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, दर्पण सूत्र, क्या मिल जाएगा दर्पण, यहीं तक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आप थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं तो इससे हल कर ले जाएंगे। जहां हम लोग लिख देंगे एफ क्या है, जहां एफ क्या है यहाँ लिख देते हैं, जहां एफ क्या है यहीं पर, ये क्या है यू क्या है वस्तु की दूरी, यू हमारा जो है वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी, बी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ हमारा क्या है फोकस दूरी, बस इतना हो गया। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया गया है, राइट, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार हमारा उत्तल दर्पण भी आता है, इसी प्रकार हमारा रेखीय आवर्धन भी आता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण देखना चाहते हैं तुरंत हम यहाँ समझा दें। चलिए उत्तल दर्पण के लिए भी देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं, देखिए आप इस समझाने में तो टाइम गया था, लेकिन उत्तल दर्पण आपको बहुत फास्ट समझा। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या बनेगा हमारा, उत्तल दर्पण के लिए यू बी एफ में संबंध आप लोग इसे लिख लीजिएगा। माना एक उत्तल दर्पण है, क्या है, एक उत्तल दर्पण है, इसका दर्पण ध्रुव है, उत्तल दर्पण हमारा M1 M2 है, M1 और M2 है, M1 M2 है, इसका दर्पण ध्रुव P व कट्टा केंद्र C है, इनसे जो रेखा गुजरेंगी उससे बोला जाएगा मुख्य अक्ष। क्या बोला जाए, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष है तो इसके मुख्य अक्ष पर एक क्या होगी वस्तु ए भी रखी होगी, क्या होगी एक वस्तु ए भी रखी होगी, क्या रखी होगी
ए बी रखे हो गए। अब ए बी समाज दो प्रकाश क्रिया आर्पित की जाएंगी। ए बी समाज दो प्रकाश क्रिया आर्पित किया। पहली प्रकाश क्रिया मुख्य अक्ष से आपतित की गई है, मुख्य अक्ष से के समांतर आपतित हुई है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश क्रिया जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये फोकस है, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है। अब दूसरे प्रकाश के हमारी वक्रता केंद्र से गुजर रही है, दूसरे प्रकाश के हमारे वक्रता केंद्र से गुजर रही है। कहां से, वक्रता केंद्र से। दूसरी प्रकाश की वक्रता केंद्र से कहां से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से गुजर रही है, जैसे गई हो वैसे वापस लौट आती है। क्यों आती है, स्टार्टिंग में हमने समझा दिया, I = R। ठीक है। अब ये जो दोनों जहां आभास कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं क्या आभास हो रहा है, यहाँ काटेंगे तो यही इनका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां ये आभास हो रहा है कि यहाँ दोनों दर्पण के पीछे कट रही है तो यही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब बनेगा A' B', राइट। अब बन गया। अब यही हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसका पूरा कहानी समझ लेंगे। पहले त्रिभुज देखते हैं। पहले त्रिभुज बड़ा वाला फिर छोटा वाला, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज। बस इसी की इर्द गिर्द हमारी कहानी यहाँ भी नाचेगी। चलिए यहाँ अभिलंब खींच देते हैं। चलिए ये छोटे एक त्रिभुज के यहाँ अभिलंब खींच देते हैं। अगर ए बिंदु मानते हैं, ए बिंदु डी मानते हैं उसमें, और ए मान लेते हैं ए। ठीक है। तो यहाँ भी हम सेम वही प्रोसेस अगर देखते हैं। अगर बड़ा त्रिभुज देखो, बड़ा त्रिभुज ABC और A', B' तो क्या है, दोनों समरूप हैं। क्या है, A', B' समरूप हैं। अब यहाँ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखें निगमन करते हैं तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और A', B' क्या है, समरूप है। समरूप है तो इनका क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर है। इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का तो हमारा क्या हो जाएगा, A', B' बराबर AC और A', पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, दूसरा त्रिभुज हम देखते हैं। त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज किसमें, DEF और A', B', F। तो ये भी क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। जब ये भी तो समरूप है तो हमारा क्या होगा, जब ये समरूप है तो हमारा अब इनमें भी हमारा क्या बन जाएगा, इनके अनुपातिक लव बराबर होंगे, तो tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ भी हमारे भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात क्या है, DE और A', B' इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, EC और EC कहाँ से आ गया, इसमें EC नहीं है, यहीं तक है ना। EF होगा, क्या होगा, EF और A', इतना हो जाएगा। समीकरण दो को और सुधारते हैं। अभी समीकरण 2 नहीं लिखते हैं, समीकरण 2 का और हम सुधार सकते हैं। देखिए जो हमारा AB है यही समांतर हमारा DE के, जो हमारा AB है वही समांतर क्या है, DE के। तो जो AB है, अगर यहाँ देखें तो AB बराबर है
डी की, क्योंकि समांतर है। ए बी बराबर क्या ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, तो डी बराबर ए बी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ए बी अपान ए डैश बी डैश और क्या ले सकते हैं, बराबर क्या ले सकते हैं, बराबर ई एफ और ए डैश एफ, ई एफ और ए डैश एफ, ई एफ और ए डैश एफ, इतने ले सकते हैं। अब इसे समीकरण 2 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, अगर यहाँ देखा जाए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, ए क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, ए सी अपान ए डैश सी इक्वल ई एफ अपान ए डैश एफ। समीकरण नंबर 3, ये 2 था, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 को सुधारना है। हमें क्या क्या पता है, हमें ज्ञात क्या क्या है, हमें तो यही ज्ञात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आर क्या कहलाती है, आर। बाएं तरफ हो तो माइनस, दाएं तरफ है तो प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आर या प्लस 2f, ये दूरी पता है, राइट। अब यहाँ ये नहीं लिखेंगे, प्लस आर। अब ये दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, ये तो हमारा सी हो गया, राइट। और ये दूरी जो हमारी, ये दूरी इधर निकलेगी, ये दूरी ये होगी माइनस यू, क्या हो जाएगी माइनस यू। और ये दूरी जो हमारी होगी यहाँ तक की दूरी क्या होगी, प्लस बी, क्या हो जाएगी प्लस बी। और ये दूरी जो हो जाएगी हमारी, ये दूरी ये प्लस एफ हो जाएगी। दाएं तरफ दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, दाएं तरफ दूरी धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक, ये हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं, अब जो हमें ज्ञात हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। हमें क्या मिल, यू मिल गया, भी मिल गया, आर मिल गया, एफ मिल गया। चलिए अब हमारा क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है, हमारा दिख रहा है कि जो हमारा सीपी है, जो हमारा एपी है, पहले एपी लेते थे, जो हमारा एपी है वो हमारा क्या है माइनस यू है, ठीक है। जो हमारा ए डैश पी है, ए डैश पी है वो हमारा प्लस बी है, राइट। और जो हमारा पी एफ है वो हमारा क्या है प्लस एफ है। और जो हमारा सी पी है वो हमारा प्लस आर या 2f है। इतने दूरी हमें पता है। अब हमारा जो पी एफ है, तो इस रूप में हमें इस सम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग देखते हैं। देखिए यदि डी बिंदु पी के समीप, यदि डी बिंदु पी के समीप होगा तो डी बिंदु पी के समीप हो, ई भी अत्यंत समीप हो जाएगा। यदि डी बिंदु पी के समीप है तो बिंदु ई भी पी के अत्यंत समीप हो जाएगा। तो हमारा मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ से, हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा जो हमारा ई एफ है, जो हमारा ई एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ। ये आप अपने एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे कि माना चित्र में एक दर्पण है, ये है, जैसे हमने स्टार्टिंग बताया हुआ, इससे सेम उसी प्रोसेस में आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो आप इससे होमवर्क रूम में कर दे रहे हैं, कर लीजिए, तो हम इसको ले सकते हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं हमें AC कैसे प्राप्त होगा, AC कैसे प्राप्त होगा। तो AC बराबर हमें क्या मिल, AC बराबर हम लोग क्या मिले, AC कहाँ है हमारा, AC यहाँ है। हम लोग यहाँ से देखें, दो भाग में जोड़ देंगे, AC बराबर क्या निकल जाएगा,
ए सी बराबर ए पी प्लस सी पी, ए सी इक्वल हो गया। और हमें क्या चाहिए, ए डैश सी। ए डैश सी कैसे मिलेगा, ए डैश सी कहाँ है, ए डैश सी, ए डैश सी क्या होगा, सी पी माइनस ए डैश सी चाहिए ना, ए डैश सी, तो सी पी माइनस ए डैश पी माइनस ए डैश पी, इतना कर देंगे ए डैश पी। अब हमें क्या चाहिए, ई एफ, ई एफ बराबर ई एफ बराबर क्या, पी एफ। यहाँ से हम लोग जान रहे हैं अगर बिंदु डी ई के समीप है, बिंदु डी पी के समीप है, ई भी हमारा पी समीप होगा, तो हमारा ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ हमारा पी एफ के बराबर हो जाएगा। और हमारा क्या है, ए डैश एफ, ए डैश एफ कैसे प्राप्त होगा हमारा, ए डैश एफ कैसे प्राप्त होगा, ए डैश एफ हमारा, ए डैश एफ हमारा, ए डैश एफ हमारा कैसे प्राप्त होगा, ए डैश एफ हमारा, ए डैश एफ कहाँ है, यहाँ पर है। ए डैश एफ प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एफ माइनस ए डैश पी, इतना कर देंगे। बस यही चीज इसमें पुट कर देते हैं, यही चीज सेम इसमें हम लोग पुट करेंगे। पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, चलिए पुट करते हैं, पुट करें, चलिए पुट करते हैं, अभी चिन्ह पर पार्ट नहीं है। तो हमारा क्या है, ए सी अपान ए डैश सी इक्वल पी एफ अपान ए डैश एफ, ए डैश एफ यही है, ए डैश एफ, ए सी अपान ए सी अपान ए डैश सी। ए ई एफ को हम लोग पी एफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ए सी ए डैश सी ए डैश एफ, ठीक है। अब ए सी बराबर हमें क्या मिला है, ए सी बराबर क्या मिला है, ए सी बराबर ए पी प्लस सी पी, ए सी बराबर ए सी प्लस, ए सी बराबर क्या मिला है, ए पी सी पी, ए पी सी पी, ए पी प्लस सी पी अपान ए डैश, ये क्या मिला है, ए डैश सी, ए डैश सी क्या मिला है, सी पी माइनस ए डैश पी, 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 सी पी माइनस ए डैश पी। और हमारा ए डैश एफ क्या मिला है, ए डैश एफ मिला है पी एफ माइनस ए डैश पी, 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 और ये हमारा पी एफ, राइट। अब हम लोग ये जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, अब हम लोग एपी बराबर क्या जानते हैं, एपी बराबर हमारा माइनस सी होता है, एपी बराबर हमारा माइनस सी होता है, एपी बराबर माइनस ए, यहां से हम चेंज कर लेते हैं, ये क्या होगा माइनस ए। और सीपी बराबर क्या है, सीपी बराबर हमारा क्या है, सीपी बराबर प्लस टू एफ है, सीपी बराबर क्या है प्लस टू एफ, सीपी बराबर क्या है प्लस टू एफ अपान सीपी बराबर टू एफ, ए डैश पी बराबर, ए डैश पी हमारा क्या है इमेज है, माइनस प्लस दाएं तरफ है प्लस बी, राइट, बी ए डैश पी हो गया। अब हमारा पी एफ बराबर क्या है प्लस एफ है, और पी एफ बराबर प्लस एफ, और ए डैश पी बराबर क्या है हमारा बी है, ए डैश पी बराबर हमारा बी है, राइट। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, चलिए इसे पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करेंगे तो हमारा ये देखो प्लस माइनस माइनस यू एफ, माइनस माइनस प्लस यू भी, राइट। अब इसका करेंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस टू एफ बी इक्वल टू एफ स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो माइनस एफ बी। अब इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, ए भेज देते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ क्या बचेगा माइनस यू एफ प्लस यू बी, और उसको तो उस तरफ भेजा जा रहा है, चलिए प्लस टू एफ स्क्वायर और इसको माइनस टू एफ स्क्वायर, और इसको उस तरफ भेजेंगे तो हमारा टू एफ बी माइनस एफ बी
अब यहाँ हमारा देखो क्या बच्चे मिलेगा, यू एफ मिलेगा माइनस यू और प्लस यू बी, और एक कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया और बचा क्या, 2 में से 1 गया तो हमारा एफ बी बचा। क्या बचा, एफ बी। क्या बच रहा है, एफ बी बच रहा है। क्या बच रहा है, एफ बी। एफ बी बच रहा है। अब हमारा फाइनल क्या बचा है, एफ बी। अब इसको हम लोग भेज देते हैं उस तरफ, इसको उस तरफ, इसको हम भेज देते हैं उस तरफ, इसको उस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यू बी मिलेगा एफ बी प्लस यू एफ, यही मिलेगा, यही मिलेगा। अब दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने, यू बी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने पर क्या मिलेगा हमें, यू बी एफ से भाग देने पर, चलिए दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देते हैं, ठीक है। यू बी और ये भी क्या है, एफ बी प्लस यू एफ। अब भाग देंगे तो किससे भाग देना पड़ रहा है, किससे भाग देना पड़ रहा है, भाग देना पड़ रहा है यू बी एफ से, यू बी एफ से। हम जानते हैं भिन्न का रूल जानते हैं, भिन्न का रूल जानते हैं, ए भिन्न का देखो एक कट जाएगा, यू बी कैंसिल, बचे क्या 1/f बचे, क्या बचेगा 1/f। इससे अलग करेंगे एफ बी अपान यू बी एफ प्लस यू एफ अपान यू बी एफ, ठीक है। अब यहाँ का कैंसिल करते करते हमारे क्या मिल रहा है 1/f इक्वल, देखो यू एफ बी से एफ पी कैंसिल तो 1/u, और क्या मिल रहा है, और यहाँ यू एफ कैंसिल 1/b, तो हमारा फार्मूला फाइनली हमें मिलकर तैयार हो गया। संबंध हमारा मिला, जहां एफ क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, यू क्या है, यू वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, और बी प्रतिबिंब की दूरी, बी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। इतना बहुत ही आसान था, इसको हमने कम शब्दों में बता दिया, जल्दी हो गया, इसे बताने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन पहला जो हम बता रहे थे उससे बहुत ज्यादा समय, इसे बताने में 20 मिनट टाइम लगा, लेकिन उससे बताने में अधिक टाइम लगा। किस लिए अधिक टाइम लगा, तुम्हें समझाना था, चलना सिखाना था, इसमें आपको सिर्फ दौड़ा दिए हैं, एक ही डायग्राम में हमने सब कुछ बता दिया। इसी प्रकार आप लोग भी ये कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, ये प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।